अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से बात वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय करने में भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ी सी बेसिक्स देखी थी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या होता है, उसकी एनाटमी क्या होती है और फिजियोलॉजिकली वो किस तरह से काम करता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी जो है उसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, कौन कौन सी कॉमन कॉजेज़ हैं जो दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी इन मेल्स। तो इनफर्टिलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा कपल जिसको 12 मंथ्स का टाइम जो है वो एटलीस्ट हो चुका हो और वो 12 मंथ तक जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते रहें एडुकेट फ्रीक्वेंसी के साथ, और फिर भी वो प्रेगनेंसी अचीव ना कर सकें, तो ऐसे कपल को जो है वो इनफर्टाइल कपल जो है वो लेबल किया जाता है। यानी एटलीस्ट उनको 12 मंथ्स का टाइम हो चुका हो और उसमें वो एडुकेट और अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो करें, तो उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी अचीव ना हो सके, तो तब हम लेबल करते हैं कि ये इनफर्टिलिटी का केस है। अब उसकी कॉज जो है वो मेल में भी हो सकती है या हो सकता है कि फ़ीमेल में इसकी कोई कॉज हो। मेल में जो इनफर्टिलिटी की कॉमन कॉजेज़ हैं वो 3-4 हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ हाइपोगोनेडिज्म, नंबर 2 इज़ प्रॉब्लम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर एजाकुलेशन जो है वो इसकी रीज़न हो सकती है, या लॉस ऑफ लिबिडो ड्यू टू सम साइकोजेनिक कॉज जो है वो इसकी रीज़न हो सकती है। तो सबसे पहले हम हाइपोगोनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोगोनिज्म जो है वो दो तरह का हो सकता है या दो लेवल पे हो सकता है। नंबर 1 इज़ प्राइमरी हाइपोगोनिज्म, जिसमें टेस्टीज के लेवल पे प्रॉब्लम होता है, और नंबर 2 इज़ सेकेंडरी हाइपोगोनिज्म, जिसमें या तो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी के लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगा। राइट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको HPG एक्सिस बताया था, जिसमें हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस होता है, उसके बाद पिट्यूटरी और उसके बाद गोनेड्स होते हैं। राइट। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ GnRH, और पिट्यूटरी जो हैं वो सिक्रेट करते हैं LH एंड FSH, और वो स्टिमुलेट करते हैं गोनेड्स को, मेल में भी और फीमेल में भी। और मेल में जो गोनेड्स होते हैं उनको हम टेस्टिस बोलते हैं, और जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। राइट। दिस इज़ HPG एक्सिस इन मेल। So hypogonadism is basically decreased level of testosterone leading to decreased spermatogenesis, right? इस चीज़ को हम हाइपोगोनेडिज्म लेबल करते हैं। और जहाँ तक प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म की बात है, तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी हम तब लेबल करेंगे जब टेस्टीज़ के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है। तो वो जेनेटिक भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। जेनेटिक जो है उसमें दो सिंड्रोम ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ क्लाइनफेल्टर एंड एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। राइट। इसकी वजह से अगर प्रॉब्लम होगा तो उसको हम जेनेटिक कॉज बोलेंगे, और अगर वो एक्वायर्ड है तो उसमें जो है वो वरिकोसील ज़्यादा कॉमन है, और मम्स की वजह से, और काइटस जो होता है मेल में एवर इन लाइफ यूजुअली बचपन में होता है, तो उसकी वजह से जो है वो उसके लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं लेटर इन लाइफ। राइट। इसी तरह टेस्टिकुलर टोर्शन जो है वो इनफर्टिलिटी की रीज़न हो सकती है, और इसी तरह कीमोथेरापी जो है वो इनफर्टिलिटी की कॉज हो सकती है। राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म जो है वो किस किस रीज़न से हो सकता है। उसमें या तो हाइपोथैलेमस के लेवल पे प्रॉब्लम होगा या फिर पिट्यूटरी के लेवल पे प्रॉब्लम होगा। राइट। और इसमें भी दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये कोई जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है लाइक कालमैन सिंड्रोम, या फिर ये एक्वायर्ड हो सकती है और उसमें ट्रॉमा है, ट्यूमर है, इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ हैं लाइक सार्कोडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस। ये सारी चीज़ें जो हैं दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। इसी तरह अगर ब्रेन में रेडिएशंस का एक्सपोजर हो ड्यू टू सम ट्यूमर और समथिंग, दैट कैन लीड टू डैमेज इन द टिश्यू। अगर रेडिएशन जो है वो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी के एरिया पे होंगी
तो डेफिनेटली वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, राइट। ये भी कुछ रीज़न्स हैं जो एक्वायर्ड रीज़न्स हैं फॉर हाइपोगोनाडिज्म, राइट। और उसकी वजह से जो है वो LH और FSH जो है वो अफेक्ट होंगे, और उसके रिज़ल्ट के तौर पे जो है वो गोनेड्स जो हैं वो स्टिमुलेट नहीं हो सकेंगे, राइट। दैट विल लीड टू इनफर्टिलिटी इन मेल्स। उसके बाद जो सेकंड कॉमन रीज़न है वो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो मेल यूरोजेनिटल सिस्टम होता है उसकी एनाटमी को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और उसमें हमने देखा था कि स्पर्म जो हैं वो कुछ स्ट्रक्चर्स में से होकर गुजरते हैं और अल्टीमेटली वो यूरिथ्रा से एक्सक्रीट होते हैं, राइट। तो स्पर्म का जो पाथवे है उसके अंदर हमने एपिडिडमस को भी डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने वैस डिफरेंस को भी डिस्कस किया था। तो एपिडिडमस जो है उसके लेवल पे अगर इन्फेक्शन हो, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो एपिडिडमस या तो ब्लॉक हो सकती है या उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, राइट। और वो स्पर्म्स की ट्रांसपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम करेगी, और उसकी वजह से स्पर्म जो है वो ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेंगे, यानी कि फ़ीमेल तक नहीं पहुंच सकेंगे। और इसकी जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो नज़ेरिया, गोनोरिया एंड क्लेमीडिया का इन्फेक्शन है, राइट। या इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एपिडिडमस के लेवल पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है। इसी तरह वैस डिफरेंस जो है वो कुछ लोगों में कंजेनिटली एब्सेंट हो सकती है, राइट। दिस इज़ आल्सो अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट। और इसी तरह से कुछ लोगों में रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकती है, राइट। इसका मतलब ये है कि जब इजैकुलेशन होगी तो उसके रिज़ल्ट में स्पर्म जो है वो यूरिथ्रा से होके बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि यूरिथ्रा से होके पीछे की तरफ चले जाएंगे इन द यूरिनरी ब्लैडर, राइट। इसको हम रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं, और इसकी जो कॉमन रीज़न है वो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, राइट। और वो डायबिटीज़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। या कोई भी ऐसी न्यूरोलॉजिकल कॉज हो सकती है जिसकी वजह से लोकल जो नर्व्स हैं उनमें डैमेज हो सकता है, और दैट कैन लीड टू रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इसको कंफर्म कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। उसके बाद जो थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो कॉमन कॉज है वो डायबिटीज़ है, या साइकोजेनिक भी हो सकती है, या कोई भी न्यूरोपैथी जो है वो दैट कैन लीड टू प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। और इसी तरह इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये भी एक न्यूरोपैथिक कंडीशन है, और इसमें भी साइकेट्रिक डिजीज़ हो सकती है, स्मोकिंग इसकी रीज़न हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, CLD CKD इसकी रीज़न हो सकती हैं, या मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, राइट। यानी ओवरऑल अगर किसी की हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली उसकी सेक्सुअल हेल्थ भी जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं दैट कैन लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी बुक्स में भी, और ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। इसकी जो एक रीज़नेबल डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई मेल जो है वो विद इन 1 मिनट ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो इजैकुलेट हो जाता है तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कह सकते हैं। यानी वेजाइना के अंदर पीनस को इन्वेड करके विद इन 1 मिनट अगर वो इजैकुलेट हो जाता है तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो लेबल किया जा सकता है। लेकिन ये डेफिनेशन कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और ये हर तरह के पीपल के लिए करेक्ट नहीं है, राइट। कुछ टाइप के लोग जो हैं उनका स्टेमिना कम होता है, जैसे एशियन पॉपुलेशन है, और कुछ लोग हैं जैसे अफ्रीकन्स हैं उनका स्टेमिना जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये डेफिनेशन जो है वो इतनी यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन सम हाउ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को मोर और लेस इसी तरह से डिफाइन किया जाता है, राइट। इसकी जो फोर्थ कॉमन कॉज है वो लॉस ऑफ लिबिडो है, और उसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो साइकोजेनिक रीज़न हो सकती है, यानी एनजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी कंडीशन जो हैं वो दैट कैन लीड टू लॉस ऑफ लिबिडो। और ये अगर आप लेफ़्ट पे देखें तो मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं यहाँ पे। ये वो टर्म्स हैं जो हम यूजुअली इनकाउंटर कर सकते हैं क्लिनिकली, जिसमें सबसे पहले एजोस्पर्मिया है, यानी टोटली एब्सेंट स्पर्म्स इन इजैकुलेट, यानी इजैकुलेट प्रेजेंट है और उसके अंदर स्पर्म सेल जो हैं वो बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को एजोस्पर्मिया बोलते हैं, राइट। और एक टर्म आप सुनेंगे ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब ये है कि डिक्रीज़ इन द काउंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन इजैकुलेट, यानी इजैकुलेट का वॉल्यूम जो है वो ठीक है लेकिन उसके अंदर जो काउंट ऑफ स्पर्म है वो कम है, राइट। नॉर्मली जो है वो 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए पर ml, और टोटल जो इजैकुलेट का वॉल्यूम है
दैट शुड बी एटलीस्ट 1.5 ml, राइट। ये हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सीमेन एनालिसिस जो है वो क्या होता है और उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप ये रजिस्टर कर लें कि ओलिगोस्पर्मिया जो है वो डिक्रीज इन द काउंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ को बोलते हैं, और एजोस्पर्मिया जो है वो कंप्लीट एब्सेंट स्पर्म्स इन द जैकुलेट को बोलते हैं, राइट। तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो जिसमें हमने देखा कि मेल इनफर्टिलिटी जो है उसकी कौन सी 3-4 कॉजेज़ हैं जो ज़्यादा कॉमन हैं और क्लिनिकली आपको इनकाउंटर हो सकती हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि फ़ीमेल इनफर्टिलिटी की क्या कॉजेज़ हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मेल और फीमेल को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे उनको ट्रीट किया जा सकता है, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।